हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं एफएसटी नंबर 20 पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 अच्छा खासा पेपर है, इससे आप मार्क्स इजीली निकाल सकते हो। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो भी थर्मोडायनेमिक्स या एनिक इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स है ये आसान रखे गए हैं। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान रखे गए हैं, जिसको मतलब जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसी तरीके से अदर जो सेक्शन है उससे क्वेश्चन बनने चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन 1। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में क्या मेंशन हुआ है कि एंट्रोपी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस एट 400 केल्विन इज 2.8 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो हम लोग को पता है कि एंट्रोपी चेंज फॉर एनी प्रोसेस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, NCV ln T2 by T1। ठीक है, एटलीस्ट ये रिलेशन तो आपको पता होगा। और NR ln V2 by V1 फॉर एनी प्रोसेस के लिए अगर हम लोग एक्सप्रेशन लिखना जाए, दिस इज वैल्यू। ठीक है, एंट्रोपी चेंज। नाउ दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल, यानी कि टेम्परेचर सेम होगा, वी कैन कंसीडर दिस टर्म्स विल बी डी। अब यहां पे 2.8 की जो वैल्यू है ये है आपका NR ln V2 by V1। ध्यान रहे कि नंबर ऑफ मोल्स इस केस में आपका 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, R की वैल्यू भी रख देते हैं यहीं पे ln V2 by V1। ठीक है, ये हो जाएगा रिलेशन। अब यहां पे इसको लिख सकते हैं हम लोग 1.4 ln V2 by V1। यहां पे ध्यान रहे कि आपको ln 2 की वैल्यू दिया हुआ है इन्होंने 0.7, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको 2 ln 2 ln V2 by V1। और यहां से अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूं तो V2 by V1 इक्वल टू हाउ मच, दैट इक्वल टू 4, यानी V2 इक्वल टू 4V1। अब ये एक्चुअली इस रिलेशन का हम लोग आगे यूज करने जा रहे हैं। क्या यूज करेंगे, क्या मेंशन किया है, इफ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ सिंगल स्टेप देन वर्क डन इज। ठीक है, तो अगर सिंगल स्टेज में कैरिड आउट किया गया है तो वर्क डन क्या होगा। तो मान लो जो फाइनल प्रेशर होगा उसके अगेंस्ट वर्क डन हुआ होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं -P2 V2 माइनस V1। यही रिलेशन लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आपको जो है इसमें ये इन दोनों रिलेशन से आपको वर्क डन निकल आएगा। इस केस में क्या करना है, देखो आप, मैं क्या कर सकता हूं इसको कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। मैं चाह रहा हूं कि जो सभी टर्म्स है वो P1 V1 में आ जाए, क्योंकि उसको मैं क्या लिख दूंगा, NRT के बराबर लिख दिया जा सकता है। तो यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं P1 V1 by V2 लिखा जा सकता है। यहां हो जाएगा V2 माइनस V1। ठीक है, अब इसको अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा P1 V1, V2 को अंदर ले जाते हैं 1 माइनस V1 by V2। तो V1 माइनस V2 ये तो 1/4 है, तो यहां पे आप रखते जाओ P1 V1 1 माइनस 1/4, यहाँ पे हो जाएगा -3 P1 V1 by 4। अच्छा, ये सिंगल स्टेप था तब हम लोगों ने लगाया, ये रिवर्सिबल प्रोसेस, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस होगा। मल्टीपल स्टेज होता तो हम लोग NRT ln V2 by V1 ही लगा देते, हम लोग का आंसर आ जाता। ठीक है, यानी कि आपका जो एंट्रोपी चेंज है उसको जस्ट टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देते, तब आपका वर्क डन आ जाता उस केस में। लेकिन वो जब कब होता, जब हम लोग प्रोसेस कंसीडर करते, दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर एज द इनफाइनाइट स्टेज प्रोसेस, तब वहां पे केस होता है कि वर्क डन सिंपली टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता। यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखते हो, मान लो इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो RT/4 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है 1 है, तो -3 इंटू 2 टेम्परेचर इज 400 डिवाइड बाई 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दे देगा आपको -600 कैलोरी। ठीक है, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। बी इनकरेक्ट हो जाता है पहले, क्योंकि अगर देखा जाए बी कब होता, जब ए इनफाइनाइट स्टेज में रिएक्शन होता, तो भी एक करेक्ट ऑप्शन हो सकता था, बशर्ते कि ये सिंगल स्टेप की जगह इनफाइनाइट स्टेप लिख देता। देन सी क्या मेंशन किया है कि इंथैल्पी इज कांस्टेंट फॉर द प्रोसेस। सिंपल सा कैसा कि हाँ, इंथैल्पी जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। हम लोग जो है कंसीडर कर सकते हैं T इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि आपका जो इंथैल्पी चेंज है दैट इज गोइंग टू बी 0, डेल H इज गोइंग टू बी 0, मींस इंथैल्पी इज कांस्टेंट फॉर द प्रोसेस। ठीक है, फिर क्या मेंशन किया गया, इफ एवर प्रोसेस इज कैरिड आउट वैक्यूम देन एंट्रोपी चेंज इज 0। नहीं, एंट्रोपी चेंज 0 नहीं होगा। अगर एक्सपेंशन होगा तो अब ये कैसे है कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो भले आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहाँ पे वैक्यूम के केस में भी अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो वहाँ पे एंट्रोपी चेंज 0 नहीं हो सकता। प्रोसेस जो है अगर कंसीडर किया जाए तो डी इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जाता है करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए अलॉन्ग विद सी। ठीक है, ए एंड सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आप, तो यहाँ पे मेंशन किया, अ सैंपल ऑफ एक्साइटेड सिंगल इलेक्ट्रॉन आयंस एमिट अ मैक्सिमम 10 डिफरेंट लाइन।
ठीक है, 10 डिफरेंट लाइन को ये एमिट कर रहा है। इफ मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन इज 117.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये 10 स्पेक्ट्रल लाइन से आइडिया लगाया जा सकता है कि इसका जो एक्साइटेड स्टेट होगा, हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, वो कहां से होगा, कैसे कंसीडर किया जा सकता है। जैसे देखो आप क्या करते हो कि ये कंसीडर करना 4 प्लस, मतलब इस तरीके से मैं ले जाता हूं 1 प्लस, अभी मैं बता देता हूं इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 प्लस 3, देखो कि कब ये पहुंच के समेशन जो है 10 के बराबर हो जा रहा है। तो 1 2 3 हो गया, 3 प्लस 3 6 हो गया, प्लस 4, ये मिलकर 10 बनेंगे। अब ये है क्या बेसिकली, तो इसमें मान लो कि हम लोग ये टोटल लाइंस दिखाता है कब, मान लो कि ये n इक्वल टू 4 होता, मैं जस्ट रिवर्स में बोल रहा हूँ कि n इक्वल टू 4 से अगर कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर जाता है तो n इक्वल टू 3 में आ सकता है, n इक्वल टू 2 में आ सकता है, n इक्वल टू 1 में आ सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज होती है। तो अगर मैं कंसीडर करूं यहां से, सिंपल सा केस है कि अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो यहां पे आपका जो नंबर ऑफ स्टेट आ रहा है वो 3, ठीक है, तो यहां से ये हो गया आपका लाइमन, ठीक है, लाइमन हो गया, ये हो गया बामन, ये हो गया पाश्चन और ये हो गया ब्रैक। सिंपल सा केस है, इतने लाइंस होंगे। तो n इक्वल टू हम लोग का इस केस में 5 से इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है, n इक्वल टू 5 से डी एक्साइट हो रहा हो, तभी तो इतने मैक्सिमम जो लाइंस इसमें बन के आ रहे हैं, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, समेशन ऑफ n-1 जो नंबर ऑफ लाइंस होता है ये 10 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो इससे n की वैल्यू आएगी 5। अब इसमें अप्रोच करते हैं, ठीक है, अप्रोच करते हैं। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन ड्यूरिंग ट्रांजिशन इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखते हैं मिनिमम एनर्जी कितना होगा। तो यहाँ पहले हम लोग क्या पता कर लेते हैं कि जो इसमें डेटा दिया, इफ मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेट इज 117.5, तो मैक्सिमम एनर्जी कब होगा, जब ये n इक्वल टू 5 से ट्रांजिट करके किस में आएगा, n इक्वल टू 1। क्लियर बात, n इक्वल टू 5 से आएगा n इक्वल टू 1, तभी ये पॉसिबल है। तो यहां से देखिए आप, यहां से अगर एनर्जी की कंसीडर किया जाए तो 13.61 जेड स्क्वायर, मुझे पता नहीं, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 117.5। अब यहाँ पे क्या करो, आप कैलकुलेशन के लिए मत जाओ, इस वैल्यूज को आप यूज कर सकते हो आगे के लिए। तो ये हो जाएगा 24/25, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 117.5। यहाँ पे जेड स्क्वायर की वैल्यू अगर आप कंसीडर करते हो तो ये हो जाएगा 117.5 डिवाइड बाई 24, ठीक है, इंटू 13.6। इसको कैलकुलेट मत करने जाओ, आप इसी जेड स्क्वायर वैल्यू को रखते जाना जहां पे भी इसकी यूज पड़ेगी। तो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन ड्यूरिंग ट्रांजिशन, मिनिमम कब एनर्जी एमिट होगा, जब ये ट्रांजिशन करेगा कहां से, n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 4, तभी मिनिमम एनर्जी होगा। तो 13.6 जेड स्क्वायर की वैल्यू वही रख देंगे हम लोग, 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग रखते हैं वैल्यू को मिनिमम एनर्जी के लिए। 13.6 जेड स्क्वायर की वैल्यू में रख दूं 25, 117.5 डिवाइड बाई 24, थोड़ा कैलकुलेटिव है बट आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचाएगा। ठीक है, 13.6। अब यहाँ पे इस वैल्यू को रखा जाए तो 25 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे वैल्यू रख दिया जाए तो 24 इंटू 16, 25 इंटू 16। यहाँ के देख लो क्या क्या कैंसिल आउट किया जा सकता है, 13.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 सॉरी ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 25, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारा आ रहा है 2.75 के क्लोज आ रहा है। तो क्लियरली दिस कैन नॉट बी आवर आंसर, जो हम लोग का आंसर दिया हुआ है दैट इज इनकरेक्ट। बी के लिए वो बात करते हैं, तो बी में मेंशन किया हुआ है कि नंबर ऑफ लाइंस इन द बाउमर सीरीज। बी की बात करें इसमें तो बी के केस में बोला है कि नंबर ऑफ बाउमर सीरीज, क्लियरली देख सकते हो बाउमर सीरीज में 3 लाइन है, लाइमन में 4 है, तो बी इज करेक्ट। सी की बात कर ले, मिनिमम एनर्जी लाइन इन द बाउमर सीरीज इज अप्रॉक्सीमेटली 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो मिनिमम एनर्जी लाइन है बाउमर सीरीज में, तो बाउमर सीरीज में मिनिमम एनर्जी लाइन क्या होगा, तो एक तो 5 से 2 में जाएगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, देन 4 से 2 में जा सकता है, और एक हो सकता है 3 से 2 में। तो कौन सा कंसीडर किया जाएगा, 3 to 2 मिनिमम एनर्जी के लिए। मिनिमम एनर्जी तो वही होगा, 3 to 2 में जाएगा, तभी वो मिनिमम कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर दो 13.6 जेड स्क्वायर, कहां से कहां तक, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो यहाँ पे जेड स्क्वायर की वैल्यू रख दो, दैट इज इक्वल टू हाउ मच,
25 इंटू 117.5 डिवाइड बाई 24 इंटू 13.6, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे इसको मैं रखूं तो ये वैल्यू आपको दे देगा 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 4, ठीक है, यही वैल्यू होगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यानी कि आपका जो है सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। डी की बात कर ले तो क्या बोला है, मैक्सिमम एनर्जी लाइन इन द बार्मर सीरीज इज अप्रॉक्सीमेटली 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो वैसे ही गलत हो जाता है, गलत हो जाता है, बिकॉज अगर देखो तो मिनिमम एनर्जी के लिए 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो मैक्सिमम के लिए तो ज्यादा होगा ना। मैक्सिमम के केस में आप क्या कंसीडर करोगे, 5 से 2 में जब ट्रांजिशन होगा उस करिस्पॉन्डिंग उस एनर्जी को कंसीडर किया जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एनर्जी लाइन इन द बार्मर सीरीज, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे वो तो गलत हो जाता है, तो बी एंड सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि कंसीडर द लीनियर combination of atomic orbital of 1s and 2s orbitals of lithium to another lithium जो कि मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा Li2 which provide the given 4 molecular orbital। अब इससे कैसे देखो आप कि एक लिथियम को अगर कंसीडर किया जाए इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को, तो हो गया आपका 1s फ्रॉम अनदर 1 लिथियम है और 1s फ्रॉम द, तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये सिग्मा 1s का फॉर्मेशन होगा। तो सिग्मा 1s में ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और साथ साथ ये फॉर्म कर देगा सिग्मा स्टार 1s, क्लियर है। तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएंगे। उसके अलावा मैं बात करूं तो 2s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो सकती है। 2s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके क्या ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे ये फॉर्म कर जाएगा, ध्यान से देखना, ये फॉर्म कर लेगा सिग्मा 2s और ये फॉर्म कर लेगा सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम जो है 1s2 2s1 होता है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे चला जाएगा और वैकेंट रह जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2s, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2s। तो यहाँ पे देखो उसका डायग्राम दिया हुआ है इन्होंने, तो सिग्मा 1s को जो रिप्रेजेंट किया हुआ है कुछ इस तरीके से। अब ये कैसे कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगा ये इन फेज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ पे जो जनरेट होगा ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन जनरेट करेंगे। जहां तक इसकी बात करें तो ये डिस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन होगा लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से डिस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन होगा जो हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया इन्होंने। वैसे ही यहाँ पे थोड़ा ऑर्बिटल की साइज बढ़ा दिया इन्होंने, जो कि 2s को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2s ऑर्बिटल को कुछ इस तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ। वैसे ही आपका जो है अगर बात करें इसमें तो ये हो गया आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 2s, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ABMOs ऑफ 1s और ये हो गया BMO ऑफ 1s, ठीक है। ये अगर कंसीडर करें यहाँ पे तो पॉजिटिव डॉट और यहाँ पे डॉट निगेटिव, ये हो गया ABMOs, ठीक है। ये बस रिप्रेजेंटेशन है, मेनली तो कॉन्सेप्ट वैसे ही इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। देखो आप क्या क्या क्वेश्चन ऑप्शन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 4 इज वैकेंट इन द लिथियम 2। अब ये से कैसे कि ये जो ऑर्बिटल है ये वैकेंट होगा, क्लियर है बात, वैकेंट होगा। 2s ऑर्बिटल ABMO ऑफ 2s को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि वैकेंट है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ ऑप्शन बी देखिए, द इलेक्ट्रॉन पेयर इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिथियम 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना सिग्मा 2s ऑर्बिटल, जिसको कि हम लोगों ने 3 से रिप्रेजेंट किया, ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ठीक है, ये थर्ड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया, ये फोर्थ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिथियम 2, बिल्कुल सही है। बिकॉज अगर इन दोनों को कंसीडर किया जाता, इन दोनों को कंसीडर किया जाता तो जो हम लोग का नेट बॉन्ड ऑर्डर आता है जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो 0 होता, और इसको अगर कंसीडर किया जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, तो बी इज आल्सो करेक्ट। देन सी के केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेकेंड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फोर्थ हैव कॉमन नोडल प्लेन, सही है कि इसके अंदर भी एक नोडल प्लेन देखने को मिल रहा है और इसके अंदर भी सिमिलर तरीके का नोडल प्लेन देखने को मिलेगा, बस साइज जो है इस ऑर्बिटल का अलग हो सकता है, बट ओवरऑल जो नोडल प्लेन का देखने को मिलेगा वो सिमिलर तरीके का होगा, कॉमन नोडल प्लेन होगा। देन तो सी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट।
Now D option, addition and removal of electron takes place from the molecular orbital third when lithium undergo is either lithium 2 plus or lithium 2 minus। तो यहाँ पे molecular orbital थर्ड है, यहाँ से अगर मान लो कि लिथियम प्लस में आपको कन्वर्ट करना है, लिथियम 2 प्लस में, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे रिमूव किया जाएगा, लेकिन जब आप ऐड करोगे तो किस में जाएगा, ये फोर्थ वाले ऑर्बिटल में जाएगा। तो अब ये ऐसा केस है कि जो है डी तो इनकरेक्ट हो जाता है ना, केवल अगर आपको रिमूव करना होगा तब इन दैट केस थर्ड वाले से रिमूव करोगे, ऐड करना होगा तो फोर्थ वाले में एंट्री लेगा। तो अब ऐसा कैसे कि डी इनकरेक्ट हो जाता है, ए बी सी ये तीन करेक्ट है फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्या बोला गया है कि कॉपर 2 जो कि एक्वस सॉल्यूशन में लिया गया, Xn माइनस एक्वस में लिया गया, ये क्या फॉर्म कर रहा है, प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर फर्स्ट विथ Xn माइनस 1 और जो है ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ऑफ Xn माइनस। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एवं जो है Xn माइनस क्या हो सकता है। तो यहां पे देख लो, ध्यान रख सकते हैं हम लोग, कॉपर 2 प्लस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है और इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, साथ साथ में ये कॉपर 1 का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड फॉर्म करेगा, जैसे अगर 1 बाई 1 कंसीडर करें, ऑप्शन ए में हम लोग का दिया हुआ है कॉपर 2 प्लस के साथ I माइनस, जो कि क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे फॉर्म कर लेगा Cu2I2 और साथ में आयोडीन फॉर्म कर लेगा, तो I माइनस ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2। क्लियर बात है। देन बी की बात करते हैं, तो सब में ऑलमोस्ट Cn माइनस सब में वही केस देखने को मिलेगा, Cn माइनस भी उसी तरीके से रिएक्शन में जाएगा। तो Cn माइनस के केस में क्या होगा, इस साइनोजन का फॉर्मेशन होगा, Cn2 का फॉर्मेशन ही आपने सुना होगा कि Cn2 साइनोजन फॉर्म कर जाएगा और साथ में ये फॉर्म कर लेगा Cu2Cn2, यही फॉर्मेशन होगा। सी की बात कर ले, ठीक है, सी में आपका SCN दिया हुआ है, तो सेम रिएक्शन यहाँ पे भी होगा, जिस तरीके से हम लोग साइनाइड में देखे हैं, थायोसाइनाइड के अंदर भी हम लोग को सिमिलर तरीके से देखने को मिलेगा, SCN ट्वाइस, और ये कंसीडर हो जाएगा ट्वाइस। देन जी Cu2 प्लस, तो ये भी थायो जो है, थायो को भी ऑक्सीडाइज कर देगा और ये कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म करेगा ही, Cu2H2O3, साथ साथ में इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइज करके, सॉरी ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अब ये से कैसे Cu2 जाएगा, हाँ सही है, Cu2H2O3 और साथ में जो ऑक्सीडाइज होकर फॉर्म करेगा ये हो जाएगा S4O6 2 माइनस, ये S4O6 2 माइनस, तो ये इसका ऑक्सीडेशन अकर होगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सभी केसेज है, A B C D तीनों जो है चारों केसेज हो जाएंगे जिसमें कि ये रिएक्शन अकर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के केस में आपका A B C D 4 ऑल 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या मेंशन किया है कि कंसीडर द फॉलोइंग डाइऑक्सिडो कंपाउंड कॉम्प्लेक्सेज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 1 बाय 1 कंसीडर करते हैं। पहला दिया हुआ है सिस, जो है इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है आपको, देखते चलते हैं, O2, ठीक है, ऑक्सीडो दिया हुआ है, तो ध्यान रहे इन्होंने ऐसे कुछ मेंशन किया हुआ है, और वाटर का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है 4 टाइम्स, दैट इज प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंसीडर किया जाए, देखो आप सिस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए इसका, तो मैं उसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि ऑक्सीडो है O माइनस, यहाँ से H2O, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं क्योंकि हम लोग को चाहिए डायमैग्नेटिक, और तो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को बेसिकली चाहिए वेनेडियम का, तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम 3D3,4S2। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करो कितना हो जाएगा, देखो आप यहाँ से 2 माइनस ही हो गया, +1 चार्ज आया, तो यहाँ भी इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि ऑक्सीडाइज का क्या होगा, ऑक्सीडो का -2 होगा, तो इसका -2, इसका -2, ठीक है, और नेट जो प्लस चार्ज आ रहा है वो ओवरऑल इस पे +1 आ रहा है, तो वेनेडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +5। ठीक है, तो वेनेडियम किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ये 3D3,4S0, सॉरी 3D0,4S0, नो इलेक्ट्रॉन इज देयर। ठीक है, नेक्स्ट ये तो रहा A। B की बात कर लेते हैं, सॉरी फर्स्ट स्ट्रक्चर ही हुआ, सेकेंड की बात कर लेते हैं। सेकेंड का केस आप देखिए, तो सेकेंड में क्या मेंशन किया हुआ है, CrO2Cl2, CrO2Cl2, ये कैसे हो जाएगा, तो देखिए आप, तो यहाँ पे O माइनस, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप लेगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप काउंट करना आप, तो यहाँ से देखो -2 -2, ठीक है, और ये -1 -1,
ये तो नेट इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ये हो जाएगा आपका +6 ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे भी अगर कंसीडर किया जाए क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D0 4s0 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का केस कंसीडर कर लो, दैट इज ट्रांस, क्या है, ट्रांस MnO ट्वाइस और यहाँ पे CN4 3-। ठीक है, 3-। अगर आप जो है इसको मेंशन करो, देखो आप तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, तो O- को मैं ऐसे दिखा दूं ट्रांसफॉर्म के लिए, CN यहाँ पे, CN यहाँ पे, CN यहाँ पे, CN। ठीक है, अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो -2 यहाँ पे ओवरऑल इस पे 4 दिया हुआ है, दैट इज 3-। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इस केस में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा आपका इस केस में -1 और यहाँ पे -7, यानी कि अगर मैं इससे माइनस कर दूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आ जाएगा, ये टोटल हुआ कितना, -8 और -8 और यहाँ से आ रहा है -3, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो इसका अगर कंसीडर किया जाए तो ये आप देख सकते हो, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, क्योंकि 3D5 4s2 होगा, तो यहाँ से अगर कंसीडर कर लो तो आपका हो जाएगा 3D2, यही होगा 3D2 आपका 4s0, ये कॉन्फ़िगरेशन जाएगा। यहाँ पे देखो आप 1 बाय 1 कंसीडर करो, क्या मेंशन किया है ऑप्शन ए में कि फर्स्ट सेकेंड आर डायमैग्नेटिक, देख सकते हो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो थर्ड बोला है पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। देन बी देखा जाए द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडो मेटल ऑक्सीडो बॉन्ड इज, थर्ड सबसे ज्यादा 180 एंगल है, इसमें 180 एंगल बनाया हुआ है, देन इसमें 109 और इसमें क्या है 90 है। तो अब ऐसा कैसे कि ये ऑर्डर फॉलो करेगा, थर्ड ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, यानी कि बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, इसमें थर्ड को ज्यादा दिया हुआ है देन सेकंड देन, ये गलत हो जाएगा ना, सेकंड का ज्यादा है ऑक्सीडेशन स्टेट और जो है फर्स्ट और थर्ड का इक्वल है, तो दिस इज इनकरेक्ट। ऑल ऑफ देम हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सही। देखो आप किसी की केस कंसीडर कर लो, सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो वी कैन कंसीडर डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट विल बी ए, बी, डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि 2 कंपाउंड X एंड Y ऑन द रिएक्शन विथ सेलेनियम ऑक्साइड। ध्यान है कि सेलेनियम ऑक्साइड एक सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे ऑक्सीडेशन कराता है। तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों के केस में आप मिथाइल ग्लाइऑक्सल देख रहे हो, प्रोडक्ट है जब मिथाइल ग्लाइऑक्सल फॉर्म करे, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल ग्लाइऑक्सल। ठीक है, C+O CH3, दोनों के केस में मिथाइल ग्लाइऑक्सल फॉर्म करे। बट अब क्वेश्चन क्या है, इसमें मेंशन किया हुआ है कि X गिव आइडोफॉर्म पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट एंड निगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी कि जो आपका ये होगा कि मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप नहीं होगा। अगर X की बात करें, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। देन Y की बात करें तो इस जस्ट अपोजिट है, निगेटिव टॉलेंस रिएजेंट दे रहा है, ये निगेटिव टॉलेंस रिएजेंट दे रहा है Y, और पॉजिटिव आइडोफॉर्म दे रहा है। ठीक है, आइडोफॉर्म रिएक्शन, यहां पे ये पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट दे रहा है और निगेटिव आइडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या कंसीडर करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग X एंड Y, बेसिकली आपको X और Y का स्ट्रक्चर चाहिए। तो यहां से तो आइडिया लग जा रहा है ना कि ये टॉलेंस रिएजेंट निगेटिव दे रहा है, तो यानी कि एल्डिहाइड नहीं होगा, कीटोन होगा। तो Y के बारे में कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा, अगर ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म दे रहा है तो ये वाला ग्रुप होना चाहिए और यहाँ पे ये ग्रुप हो जाएगा, बिकॉज जब आप सेलेनियम ऑक्साइड के साथ इसको ट्रीट करोगे ना, तो ये वाला जो कार्बन है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली X की बात करें तो X बोला गया कि पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दे रहा है, तो अब ये ऐसा कैसे है कि ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, यहाँ पे C+OH, और इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो सेलेनियम ऑक्साइड के साथ में तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर सी बात है कि ये जो अल्फा पोजीशन पे कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक बार आप जो सेलेक्टिविटी है कि 2 डिग्री ऑक्सीडाइज होता है कि 3 डिग्री या 1 डिग्री, क्या सेलेक्टिविटी का ऑर्डर है, एक बार जरूर जाकर देखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सेलेनियम ऑक्साइड इसको ऑक्सीडाइज करेगा और ये फॉर्म करेगा। तो सिंपल सा कैसे कि ये दोनों प्रोडक्ट हमारे हैं, इस केस में एसीटोन है और इस केस में आपका प्रोपेनॉल्डिहाइड। ठीक है, तो देख लो कौन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। आपके एक के केस में X कैन बी
X कैन बी दैट इज स्ट्रक्चर दे हैव मेंशन CHO और Y कैन बी दिस। तो हमारा ऑप्शन जो है इस केस में क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 6 के केस में हो जाएगा आपका दैट विल बी C and D। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 में कि ये प्रोडक्ट, ध्यान दें, ये प्रोडक्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ट्रीट किया हुआ है इन्होंने एक्सेस एल्कोहलिक केवेज, एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कोहलिक केवेज। हम लोग को पता है कि यह एल्कोहलिक केवेज अगर आप इसको हीट दिए हो, यहाँ पे क्या होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, H यहाँ से जाएगा, H यहाँ से जाएगा, ये फॉर्म कर लेगा आपका इस तरीके से प्रोडक्ट। ये हो गया आपका X। इसका आपने ओजोनोलिसिस कराया, तो ओजोनोलिसिस कराने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, बिकॉज इन्होंने ना तो डाइमिथाइल सल्फाइड दिया हुआ है ना तो जिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होकर क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म कर लेगा COOH, ये फॉर्म कर लेगा COH, ये फॉर्म कर लिया, क्या बोलते हैं इसको, OMSGA, ये आता है 012, ठीक है, 012 सक्सेनिक एसिड है, और साथ साथ में ये बना लेगा ऑक्जेलिक एसिड COOH। ठीक है, ये होगा प्रोडक्ट। यहाँ पे ये P1 हो गया, मिक्स P1 P2 के बारे में इन्होंने मेंशन किया कि P2 ऑन द ऑक्सीडेशन विथ MnO2, इसको अगर ऑक्सीडाइज किया जा रहा है तो CO2 और H2O ही दे रहा है, तो इसी को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो ये CO2 में कन्वर्ट होगा। तो हमारा जो P1 है ये हो गया, P2 ये हो गया। अब P1 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखते हैं कि P1 को हीट किया गया पहले, ध्यान से देखना, P1 पहले हीट किया गया जो कि बनाएगा सक्सेनिक एनहाइड्राइड। अगर आप इसको हीट करते हो तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, राइट। इसको आपने बेंजीन रिंग के साथ ट्रीट किया हुआ सेकेंड स्टेप में, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इसको आपने ट्रीट किया बेंजीन रिंग के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो क्या देखने को मिलेगा कि ये एसाइलेशन अकर होगा एट द बेंजीन, ठीक है, कुछ इस तरीके से एसाइलेशन अकर हो जाएगा H, ठीक है, ये एसाइलेशन अकर हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने लिया हुआ है क्लेमेंशन रिडक्शन कराया जिंक अमालगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या करेगा ये, इस CO वाले ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा CH2 ग्रुप में, जिंक अमालगम विथ HCl दैट इज C डबल बॉन्ड OH। अब इसको ट्रीट किया हुआ है इन्होंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, पता है ना, ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा, एक स्ट्रॉन्गर और रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसको रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देगा CH2OH। ठीक है, यहां से इन्होंने क्या लिया हुआ है, इसको हीट किया हुआ है, ठीक है, इसको इन्होंने, सॉरी मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ कुछ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से पहले इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है SOCl2, SOCl2 प्रोडक्ट में लिखते जाता हूँ, ये रहा हम लोग का R1, जिंक अमालगम के बाद जो प्रोडक्ट बन के आया R1, ठीक है, ये हुआ हमारा Q1, ठीक है। इसको इन्होंने SOCl2 के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ AlC, मतलब फॉलोड बाय AlCl3। तो अभी ऐसा केस क्या हुआ कि SOCl2 इसको कन्वर्ट कर देगा क्लोरीन, और जो है जैसे ही ये AlCl3 यूज किया जाएगा तो ये यहाँ पे रिंग इस तरीके से फॉर्म कर जाएगा। इसको इन्होंने ट्रीट किया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में, तो ये प्रोडक्ट हो गया S1। इसको जो है प्रोडक्ट को ट्रीट करेंगे, अब ऐसा कैसे कि ये इसको रिड्यूस कर देगा OH में। इसके बाद इन्होंने इसको हीट किया है, तो हीट करने पे डिहाइड्रेशन विल अकर, डिहाइड्रेशन विल अकर, यहाँ पे आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड, और इसको फिर इन्होंने ट्रीट किया है सेलेनियम के साथ हीट किया। तो आई थिंक ये रिएक्शन पहले भी आ चुका है आपके सामने, तो सेलेनियम के साथ हीट किया जाएगा तो प्रोडक्ट फाइनली कुछ इस तरीके से बन के आएगा, डबल बॉन्ड डबल, ठीक है, नेफ्थलीन हो गया। तो अब देखते जाओ कौन कौन सा प्रोडक्ट सही है। X जो दिया हुआ है X इज दिस कंपाउंड, बिल्कुल करेक्ट है, A इज करेक्ट, A इज करेक्ट। देन U1 इज एरोमेटिक, U1 क्या होगा, U1 विल बी एरोमेटिक, U1 ये रहा, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, बिल्कुल A भी करेक्ट है, B ऑप्शन भी करेक्ट है। देन T1 गिव्स वाइट टर्बिडिटी, T1 गिव्स वाइट टर्बिडिटी विथ ग्लूकोज रिएजेंट, T1 कौन सा है, ये रहा हम लोग का T1। तो अब इसे कैसे टर्बिडिटी देगा, C इज ऑल्सो करेक्ट। D में बोला गया कि जो V कंपाउंड है, ये हमारा V कंपाउंड है, दैट इज नैप्थलीन, यानी कि D ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस केस में क्वेश्चन नंबर 7 में आपका A B C D ऑल 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो है इसमें देखेंगे सेक्शन 2 जो कि आपका 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसको देख लो आप, क्वेश्चन आसान है ये।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो कि हमारा 3x3 मैट्रिक्स है और इसी पे बेस पे आपको जो है 8, 9, 10 क्वेश्चन मिला हुआ है। ध्यान है ये आयनिक इक्विलिब्रियम का है, तो जो डर है वो निकाल देना है, अदरवाइज आप पछताओगे अगर एक छोड़कर जा रहे हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़कर नहीं जाना है, आपको क्या करना है, सिंपल सा आयनिक इक्विलिब्रियम में रहता है कि आपको सोल्यूशन का नेचर पहचानना है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है या एसिड का केस है या बफर सोल्यूशन का केस है या वीक बेस का केस है। अगर ये पहचान लिए ना, एक बार जस्ट आप देख लो उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वहां से ये जो है क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आपको सोल्यूशन का नेचर पहचानने आना चाहिए और रेस्ट तो आप छोड़ दो कि ये बनना चाहिए, प्रॉब्लम आ जाएगा, कैलकुलेटिव है रेस्ट ऑफ द पार्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें कॉलम 1 के अंदर जो है सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, एक मतलब ऑब्वियसली इन्होंने इनिशियली लिया हुआ है कि 100 ml लिया हुआ है इन्होंने 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड का इन्होंने लिया हुआ है और इसको इन्होंने रिएक्शन कराया कि इसके साथ में डिफरेंट कंडीशन लिया हुआ है। जैसे पहला दिया हुआ है 200 ml 0.1 मोलर NaOH, देन 100 ml 0.1 मोलर NaOH, 100 ml 0.2 मोलर HCl, ऐसे कंडीशन इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, और लास्ट में 100 ml 0.2 मोलर वीक बेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे आप प्रोसीड करोगे देखते चलते हैं वन बाय वन। और सेकेंड कॉलम में दिया हुआ है पीएच वैल्यू, थर्ड केस में इन्होंने जो नेचर ऑफ सोल्यूशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि सोल्यूशन क्या होगा, बफर सोल्यूशन होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस होगा या एसिडिक बफर होगा या बेसिक बफर होगा, ये कंडीशन मेंशन किया हुआ है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन केस है। ठीक है, पहले चाहे तो आप पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, पीएच हर केस में आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अप्रोच करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 8 में, वहीं पे पीएच भी कैलकुलेट करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कंडीशन आप देखो कि जो वैल्यू है यहाँ पे 200 ml NaOH इस सोल्यूशन के अंदर, ये वीक बेस था, इसके अंदर हम लोगों ने 2 ml 0.1 मोलर NaOH ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका मिलीमोल्स एक बार निकालो तो आप देखेंगे कि 20 मिलीमोल्स है। ठीक है, यहीं से आइडिया लगेगा, और ये भी आपका 20 मिलीमोल्स है। ठीक है, तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर देते हो एक वीक एसिड में भी, तो अब ऐसा कैसे कि दोनों का अगर मिलीमोल्स इक्वल है तो ऑलमोस्ट ये 100% रिएक्शन में चले जाएंगे, सभी के सभी जो मोल्स हैं वो कंज्यूम हो जाएंगे और ये फॉर्म कर लेंगे क्या, Na along with H2। अब इस केस में क्या आपको समझना है, ये समझना है कि सोल्यूशन के अंदर एक सॉल्ट प्रेजेंट है, एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो ऑब्वियस है कैसे इसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए हम लोग अप्रोच करेंगे। तो कैसे अप्रोच जाएगा, यहाँ पे कैसे अप्रोच जाएगा, हम लोग लिखते हैं पीएच इक्वल टू, इस केस में पीएच इक्वल टू 7 + 1/2। यहाँ पे मैं मेंशन ही कर देता हूँ, सभी केस कंसीडर कर लेते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन 8, 9, 10 सभी कर लेते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन वाइज हम लोग कर लेते हैं। तो 7 + 1/2 pKa + log C। ठीक है, pKa + log C, इसको आप कर सकते हो। तो 7 हो गया, ये देखिए 1/2 pKa they have given, pKa for weak acid they have given, that is K they have given 10⁻⁵, यानी pKa will be 5। अब log C कितना होगा, तो देख लो ये 20 मिलीमोल्स फॉर्म किया हुआ। अब 20 मिलीमोल्स फाइनल जो सोल्यूशन है ये कितना हुआ, तो फाइनल सोल्यूशन हो गया ये 100 ml, ये 200 ml, टोटल 300 ml, यानी कि ये हो जाएगा log 1/50, यही तो होगा log 1/50। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो 7 + 1/2 5 - log 50, यही होगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 7 + 1/2 5 - log 7, देख लो आप 5 - log 7 हो जाएगा, log 5 - log 3, log 5 they have given 0.7 - 0.548। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आपको वैल्यू दे देगा कितना, 8.91, जो कि आपको दिया हुआ है यस में। ठीक है, तो ए के लिए एस का कॉम्बिनेशन ये आप पहले मेंशन करते हैं। ठीक है, बी की बात करते हैं तो बी में क्या दिया हुआ है, 100 ml 0.1 मोलर NaOH EZ। क्या दिया हुआ है, 100 ml 0.1 मोलर NaOH EZ। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे लिया गया है 10 मिलीमोल्स। ठीक है, हम लोगों ने लिया 10 मिलीमोल्स और यहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है 20 मिलीमोल्स एसिड। तो अब ऐसा कैसे कि सम अमाउंट ऑफ एसिड रह जाएगा। तो हम लोग को पता है कि एसिड प्लस एसिड, दैट एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस इज गोइंग टू फॉर्म अ बफर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कि कितने मिलीमोल्स ऑफ एसिड बचे हैं, कितने मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म किया है। तो सॉल्ट कितना होगा जब ये रिएक्शन में गया हुआ है, तो सॉल्ट का भी कंसंट्रेशन Na का भी मिलीमोल्स कितना हो जाएगा, 10 मिलीमोल्स। ठीक है, और जो हम लोग का Ha रह गया 20 में से 10 रिएक्ट कर गया तो ये भी बच गया 10 मिलीमोल्स। अब आप जाओ किसके लिए,
पीएच के लिए, तो पीएच इक्वल टू पीके। मैं किसके लिए, ये कौन सा सोल्यूशन, ये बफर सोल्यूशन, ठीक है, दिस इज द बफर सोल्यूशन। ये कौन सा केस है, ये है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो विदाउट ऑप्शन भी अप्रोच की हम लोग कर सकते हैं। बफर में अभी अगर हम लोग बात करें कि ये एसिडिक बफर होगा या बेसिक बफर होगा, तो वीक एसिड हम लोगों ने लिया है, सोल्यूशन के अंदर वीक एसिड प्रेजेंट है, तो ये एसिडिक बफर कहलाएगा, दिस इज आवर एसिडिक बफर, ठीक है, दिस विल बी आवर एसिडिक बफर। तो अब देख लेते हैं, तो ये चीजें कनेक्ट होती जा रही हैं। देखो पीके, अब हम लोग रखें लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड, सॉल्ट हो गया 10 और बेस हो गया, एसिड हो गया 10, ये 1 हो जाएगा, यानी कि पीके की वैल्यू पता है कि लॉग मतलब पीके इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 5 आंसर इज देयर, क्यू बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बी क्यू और एसिडिक बफर दे हैव मेंशन, दैट इज फोर्थ वन, बी क्यू 4। आइए देखते चलते, पहले पूरा कैलकुलेशन पार्ट कर लेते हैं। देन 100 ml 0.2 मोलर HCl, ठीक है। तो इसमें तो सोचना ही नहीं है हम लोग को, क्योंकि HCl तो ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो 100% जब ये डिसोसिएट हो जा रहा है, तो हम लोग वीक एसिड को क्यों कंसीडर करने जाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड को ही सोल्यूशन में कंसीडर करेंगे। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, पहले कंसंट्रेशन में निकाल देता हूं HCl का, दैट इज इक्वल टू 0.2 जो, और ये 100, ये मिलीमोल्स ऑफ HCl हो गया, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, तो 100 ये था और 100 ये हो गया, 200 हो गया, ये 200, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/10। अब जितना ये HCl होगा, ये H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, तो इसका भी जो कंसंट्रेशन होगा 1/10 होगा। pH क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे आप रख दोगे तो pH 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे C का जो कनेक्शन जाएगा P के साथ में जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कौन से सोल्यूशन को कंडीशन, किस कंडीशन को लिया जाता है, यहाँ पे देख सकते हो, ये तो सिंपल सा एक एसिडिक सोल्यूशन हो गया, बफर सोल्यूशन नहीं है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं है, तो ये सिंपल सा एसिडिक सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे P के साथ हम लोग किसको कनेक्ट, C को कनेक्ट कर रहे हैं P के साथ में, C को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया P के साथ में। देन D की बात कर लेते हैं, तो D में क्या दिया हुआ है, 100 ml 0.2 मोलर वीक बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो वीक बेस मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे भी 20 मिलीमोल्स है आपका जो वीक बेस है, और जो है ये भी 20 मिलीमोल्स है। तो अब ये से कैसे यहाँ पे जो पीएच जाएगा, एक मतलब एक सॉल्ट है किसका, एक वीक एसिड का और वीक बेस के साथ में, तो एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस यहाँ पे भी बनता है। तो पीएच इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वही हो जाएगा 7 + 1/2 पीके माइनस पीकेबी, पीके माइनस पीकेबी, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने पीकेबी मेंशन किया हुआ है, दैट इज 10⁻⁶, तो हो जाएगा 7 + 1/2, पीके आपका है 5 और ये हो गया आपका 6, ठीक है, 10⁶, तो ये हो जाएगा आपका 6.5 है क्या, तो ये आसान हो गया हमारे लिए, बहुत ज्यादा आसान हो गया, अगर ये कनेक्ट कर पा रहे तो आसान हो गया। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या मेंशन किया हुआ है, करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर फॉलोइंग। ए को क्यू के साथ कनेक्ट किया हुआ है, गलत है, ए का एस के साथ कनेक्शन होगा, वहीं पे आप जो है उस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दो। बी का क्यू के साथ में, अब आगे प्रोसीड करो कि बी का क्यू के साथ में तो करेक्ट है क्या, फोर्थ इसके साथ जो कनेक्शन दिया हुआ है BQ4 वो करेक्ट है कि नहीं, एसिडिक बफर है कि नहीं, बिल्कुल एसिडिक बफर है, वी कैन गो फॉर द ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या मेंशन किया है, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हम लोग को इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए जाना है, तो आपसे मेहनत करवाएगा, जब इनकरेक्ट पूछेगा तो आप क्या करना है कि लास्ट वाले ऑप्शन से स्टार्ट करना, थोड़ा सा तो ट्रिक हम लोग भी खेले जैसे पेपर वाले खेल रहे हैं, तो लास्ट, क्योंकि वो चाहेगा कि आपसे इनकरेक्ट सोचा है तो अब ये सके कि सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, तो एक बार डी ऑप्शन भी चेक कर लेना आप जो है पहले, ए से पहले, ठीक है। बट हम लोग देखते चलते हैं, ऑप्शन ए से ही स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, डी का आर के साथ में, सही है, और इसको सेकेंड के साथ मैच कराया हुआ है, सेकेंड दैट इज सिंपल बफर सोल्यूशन, बिल्कुल सिंपल एक बफर सोल्यूशन होगा, एक वीक एसिड वीक बेस का, ठीक है, तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। नाउ डी का आर के साथ में बिल्कुल, और आर को थर्ड के साथ में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, हाँ इसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर भी रखा जा सकता है, और एक हम लोग सिंपल बफर सोल्यूशन में भी रख सकते हैं, बिकॉज एक वीक एसिड है और वीक बेस है, सोल्यूशन का जो नेचर है वो सेम है। देन नाउ BQ4, बी को क्यू के साथ में और 4 मेंशन किया है, जो कि ऑलरेडी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, तो उसको तो हम लोग वैसे ही हटा दे, बचा डी। BQ फर्स्ट, BQ ये तो सही है, फर्स्ट दिया हुआ है बेसिक बफर सोल्यूशन, गलत हो जाता है, दिस इज द एसिडिक बफर सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो इनकरेक्ट पूछा हुआ ऑप्शन है दैट इज डी,
क्लियर है बात, इतनी समझ में आती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की अगर आप बात करें तो बोला गया कि इफ द सोल्यूशन इन द फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, ऑप्शन डी इज मिक्स्ड विद द सोल्यूशन इन कॉलम फर्स्ट, देन ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी में जो कॉलम फर्स्ट में ऑप्शन सी दिया, देन पीएच ऑफ द फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या कौन से सोल्यूशन को मैच कराना है? इफ द सोल्यूशन इन द कॉलम फर्स्ट, ऑप्शन डी, ठीक है, एक वीक बेस का है, और सोल्यूशन इन कॉलम फर्स्ट ऑप्शन सी, तो ऑप्शन फर्स्ट और सी का हम लोग को मिक्स कराना है। बेसिकली यहाँ पे HCl का रिएक्शन हो रहा है, ऐसे मैं दिखा देता हूँ। HCl एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो HCl लिया गया है 20 मिली मोल्स, और ये क्या लिया गया है? ये यहाँ पे BOH जो लिया गया है, जो डी सोल्यूशन है, दैट इज ऑल्सो 20 मिली मोल्स, ठीक है। तब क्या होगा? ये ऑलमोस्ट 100% रिएक्शन में जाएंगे, BCl फॉर्म करेंगे, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 के केस में आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए pH निकाल दो। क्या जाएगा? pH इक्वल टू, pH मैं लिख देता हूं यहाँ पे, pH इक्वल टू 7 - 1/2 pKb प्लस log C, ठीक है, log C। अब बस कैलकुलेशन रह जाता है, 7 - 1/2 pKb हो गया 6 प्लस log C। सिमिलर तरीके का कैलकुलेशन यहाँ पे जाएगा जैसे आपने किया हुआ है log C के लिए, दैट इज log 50 माइनस log 50, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो जो नियर बाई वैल्यू है आपको मिल जाएगा 4.5। 7 से तो कम दिया है ना, ये भी देख सकते हो 7 से बहुत कम है, 7 - 3 आ गया तो ये 4 के क्लोज तो आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो 4.5 के क्लोज होगा, यानी कि फॉर क्वेश्चन नंबर 10 डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, जो कि आपका वंस अगेन 3x3 मैट्रिक्स है, और उसके बेसिस पे इन्होंने जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को फ्रेम किया हुआ है। क्या क्या मेंशन किया गया है? तो कुछ कंपाउंड इन्होंने मेंशन किया है। क्रोटोनिक एसिड, जिसका मैं स्ट्रक्चर में बनाते चल रहा हूं, दिस इज आवर क्रोटोनिक एसिड, ठीक है, 4 कार्बन विथ 1 डबल बॉन्ड, जो कि 1,2,3 पोजीशन पे होगा, इसको बोला जाता है क्रोटोनिक एसिड। अगर यहां पे मैं CHO ग्रुप लगा देता हूं तो इसको पढ़ा जाएगा क्रोटोनाल्डिहाइड। क्या पढ़ा जाएगा? क्रोटोनाल्डिहाइड। अगर यहाँ पे CHO ग्रुप है तो, अगर यहाँ पे COH ग्रुप है तो इसको पढ़ा जाएगा क्रोटोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए तो ये बोला गया है पिक्रिक एसिड, दिस इज और पिक्रिक एसिड। तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे है, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे है, इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ध्यान रहे, इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा होता है, इवन कि नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड से भी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। नियर बाई जो पीके वैल्यू है 1 to 2 के बीच में रहेगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट जो वैल्यू है 1 से 2 के बीच में रहेगा। जो नॉर्मल एसिड होते हैं जिनका जो वैल्यू 4 के आसपास में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि ये भी एसिड की तरह काम करेगा। वैलेरिक एसिड है, वैलेरिक एसिड क्या है? कॉमन नेम है किसका? कि आप अगर पेंटोनोइक एसिड लेते हो तो इसका कॉमन नेम पेंटोनोइक एसिड का, ठीक है। आप जो है इसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेना। ग्लूकोरिक एसिड, ग्लूकोरिक एसिड आपको पता है कि ग्लूकोज से हम लोग प्रिपेयर करते हैं इसको, ग्लूकोरिक एसिड। यहाँ पे आपका COH ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पे एक COH ग्रुप हो जाएगा, ये हो जाएगा HOH, यहाँ पे हो जाएगा OH, H और HO। तो ये हमारे सामने 4 कंपाउंड है। अब देखिए इन्हीं को इन्होंने क्या मेंशन किया है कि फॉर्म बाय रिएक्शन, जो रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे इनके फॉर्मेशन में, उसको मेंशन किया है कॉलम 2 में, और कॉलम 3 में इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं उससे रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। देखते चलते 1 by 1। इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्या मेंशन किया हुआ है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें 1 by 1। ए कनेक्टेड टू S, कनेक्टेड टू 4। देखें हम लोग, ए है हमारा क्रोटोनिक एसिड, एस है हमारा व्हेन पेंटेन नाइट्राइल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। पेंटेन से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि ये तो 4 कार्बन के साथ हुआ, 4 कार्बन विथ 1 डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड 2,3 पोजीशन पे है, तो ये तो गलत हो जाता है, ठीक है। देन BQ सेकेंड में देखिए क्या मेंशन किया है, B का Q के साथ में, तो B हमारा हो गया पिक्रिक एसिड, Q दिया हुआ है ग्लूकोज रिएक्ट विथ डाइल्यूट HNO3, ऐसे थोड़े फॉर्म करते हैं, ये ग्लूकोज से थोड़े फॉर्म करेगा, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। देन C की बात कर ले तो C में दिया हुआ है CS4, C क्या स्ट्रक्चर दिया हुआ है, C इज आवर वैलेरिक एसिड, 5 कार्बन के साथ में, C को कनेक्ट किया है S के साथ में, व्हेन पेंटेन नाइट्राइल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। सिंपल सा केस है कि अगर आप पेंटेन नाइट्राइल लेते हो ये होगा, इसको अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, इसको अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये आपको दे देगा वैलेरिक एसिड COH। तो बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट है। कंपेयर की 4th हम लोग देख लें, कार्बोक्सिलिक एसिड विथ 1 हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप, हाँ दिस हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट।
तो ठीक है, सी ऑप्शन के साथ हम लोग जा सकते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या मेंशन किया हुआ है, पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, बी एस फर्स्ट। बी क्या दिया हुआ है, तो बी इज और पिक्रिक एसिड, इसको एस के साथ मैच करा है। एस क्या है, व्हेन पेंटेन नाइट्राइल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो बी का एस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वी कैन कंसीडर दिस इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज बी पी फर्स्ट। बी जो कि हमारा है पिक्रिक एसिड, दिस वन। पी है कि व्हेन फिनॉल रिएक्टेड विथ HNO3, सिंपल सा केस है कि अगर फिनॉल को रिएक्ट कराया जाए एक्सेस अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 मींस एक्सेस अमाउंट ऑफ HNO3 दे हैव टेकन, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से ये प्रोडक्ट फॉर्म करके आ जाएगा जिसको हम लोग पिक्रिक एसिड कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मैच कर गया। अब ये फर्स्ट वाला मैच करा लेते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, इट डज नॉट हैव COH ग्रुप बट इट गिव इफरवेसेंस विद द इफरवेसेंस ऑफ CO2 विद द सोडियम बाइकार्बोनेट। बिल्कुल केस सही है। ये जो पिक्रिक एसिड है इवन की स्ट्रॉन्गर एसिड होता है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। और हम लोग ने बोला था कि ब्रिस्क इफरवेसेंस कब आएगा, कोई भी स्ट्रॉन्गर एसिड आ जाए किसके रिस्पेक्ट में, कार्बोनिक H2CO3 के रिस्पेक्ट में, दैट इज गोइंग टू गिव ब्रिस्क इफरवेसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे केस सिंपल सा केस है कि पिक्रिक एसिड इवन मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हम लोग का जो बी ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें तो 13 के केस में आप देखो पहला ऑप्शन ही कंसीडर करते हैं, डी क्यू सेकेंड थर्ड, डी क्यू थर्ड। डी क्या दिया हुआ है, तो डी इज आवर ग्लूकारिक एसिड, दिस इज आवर ग्लूकारिक एसिड। क्यू मेंशन है, दे हैव मेंशन क्यू कि दिस प्रिपेयर ऑन द रिएक्शन विद ग्लूकोज विद डाइल्यूट HNO3। सिंपल सा केस है कि हम लोग जब ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, ग्लूकोज का अगर आप रिएक्शन कराते हो इस किसके साथ में, HNO3 के साथ, HOH, ये रहा हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अगर आप इस HNO3 के साथ ट्रीट करोगे एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, तो क्या करेगा, इस वाले ग्रुप को भी और इस वाले दोनों ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा और ये फॉर्म कर लेगा ग्लूकोरिक एसिड, ये फॉर्म कर लेगा ग्लूकारिक एसिड। ठीक है, HOH, HOH, OH, H और H। ठीक है, ये तो रहा फॉर्मेशन की बात। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। थर्ड इन्होंने मेंशन किया हुआ है, थर्ड इज इट हैव टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बिल्कुल करेक्ट है, इट हैव टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि दिस ऑप्शन इज करेक्ट। वी कैन गो विथ ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, देख लो आप एक बार इसको। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज इंटीजर टाइप प्रॉब्लम। देखिए इसमें क्वेश्चन 1, तो क्वेश्चन 1 में क्या मेंशन किया है, अ केमिकल रिएक्शन अकर एट द सेम रेट एट 500 केल्विन and the 300 Kelvin, given that the reaction taking place at the 300 Kelvin in the presence of catalyst। कैटलिस्ट का यूज किया जा रहा है, तब ऑब्वियस सा केस है कि जो है दोनों से टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है सेम है। इफ द कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी बाय 30 किलोजूल पर मोल, देन द कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ऑब्वियस सा केस है कि जब यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज किया जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज गोइंग टू बी डाउन। तो यहाँ पे अगर कर्व के थ्रू समझना चाहें तो क्लियरली समझा जा सकता है कि अगर मान लीजिए एक रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो अगर विदाउट कैटलिस्ट ये यूज किया गया तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, ये हाइयर होगी। लेकिन अगर कैटलिस्ट का आप देखोगे रोल, कैटलिस्ट क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करने का काम करता है, राइट। बट एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगा अगर किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होगा, राइट। इसको भी एफर्ट उतना ही डालना पड़ेगा। हो सकता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में थोड़ा सा एफर्ट कम हो, लेकिन अगर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इन दैट केस उसको एफर्ट डालना ही पड़ेगा। विदाउट एफर्ट अगर वो प्रोडक्ट अच्छे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाह रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लाइक अस, अगर हम लोग को IITian बनना है तो वी हैव टू आल्सो पुट द सिमिलर एफर्ट लाइक द केमिकल मॉलिक्यूल आर पुटिंग, लाइक। तो एक्टिवेशन एनर्जी डाउन करने का काम करता है कैटलिस्ट, लाइक अस, जो है थोड़ा बहुत एक्टिवेशन एनर्जी डाउन किया जाएगा यहाँ पे, ताकि आप इजीली अचीव कर पाओ अपने गोल को। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 500 केल्विन 300 केल्विन दोनों पे सेम रेट दिया हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज गोइंग टू बी डाउन बाय 30 किलोजूल। आपको क्या करना है, देखना है कि रेट इक्वल कर देना है, सिंपल सा है। यहाँ पे रिलेशन अगर आपको पता है तो रिलेशन के बेसिस पे आप जो है डायरेक्टली जा सकते हो, इसमें बहुत कुछ करने के लिए नहीं। क्या होता है रिलेशन, तो K इज इक्वल टू दैट इज रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू A इंटू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस EA बाई RT।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग को पता है, सभी टर्म्स पता है, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन के, दिस इज द आरएनएस कांस्टेंट, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होता है जब वो केमिकल काइनेटिक्स पढ़े रहते हैं तो। ठीक है, तो अब क्या कर लेता हूं मैं, मान लेता हूं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द uncatalyzed reaction is EA and for the catalyzed reaction will be EA minus 30, because in the presence of catalyst the activation energy is going to be down by 30 kilojoule। तो हम लोग को क्या करना है, 30 किलोजूल से कम ले लेना है। EA अगर मैं अनकैटलाइज के लिए मानता हूं कि द एक्टिवेशन एनर्जी EA, तो द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटलाइज रिएक्शन विल बी लेस -30, EA -30। ठीक है, अब करना क्या है, आपको रेट बराबर कर देना है दोनों केस में। गिवन दैट यहाँ पे ये मेंशन किए करना चाहिए इनको कि द अरेनियस कांस्टेंट शुड बी सेम, यहाँ पे जो ए है वो सेम होना चाहिए। अगर मेंशन नहीं किया है तो वी कैन टेक दिस टू टर्म्स एज अ सेम ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंसीडर कर लो कि ये मैं ले लेता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ T1 में ले लेता हूँ टेम्परेचर इन द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, और दूसरे के लिए हम लोग ले लेते हैं दैट इज इक्वल टू EA -30। ध्यान रहे आप जब ये रखो वैल्यू तो माइनस यहाँ पे साइन है, तो EA -30 डिवाइड बाय RT2। ठीक है, अब T1 क्या है, तो T1 हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 500 जो कि अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द 300 केल्विन मींस T2 इक्वल टू 3। इन दोनों रेट को बराबर कर दो, रेट को बराबर करना है तो अब ये से कैसे कि जब एक्सपोनेंशियल वैल्यू इक्वल है तो इसको आप इक्वल कर सकते हो RT1 EA -30 बाई RT2। यहाँ से ये R गेट कैंसिल, यहाँ पे हम लोग को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 500 जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ EA -30 बाई 3। आई थिंक इसको सॉल्व करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। तो 5EA दैट इज इक्वल टू 150। अब इसको आप इधर लेते आओ, EA 2EA इज इक्वल टू 150, 2EA इज इक्वल टू 150, EA इज इक्वल टू 75। लेकिन ध्यान है कि यहाँ पे 75 आंसर नहीं है, बोला गया कि आपको क्या करना है, इसको सम करते जाना है जब तक आप सिंगल डिजिट तक पहुंच नहीं जाते हो। जैसे 7 + 5 को ऐड कर दूं तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 को अगर ऐड कर दिया जाए तो 3 आ जाएगा, एंड 3 इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर, बिकॉज ये सिंगल डिजिट इंटीजर होना चाहिए आपका आंसर, तो 3 विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन 1। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, और इस टाइप के क्वेश्चन स्ट्रक्चरल बेसिस पे बहुत बार पूछा गया है इस चीज को लेके। क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ कंपाउंड इन विच बोथ अंडरलाइन एटम्स आर नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड बाय कनेक्टेड वाया ब्रिजिंग हेड, यानी ब्रिजिंग एटम्स नहीं होना चाहिए। तो 1 बाय 1 कंसीडर करते चलते हैं। जैसे C2Cl6 है, तो अगर इसका स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो कार्बन कार्बन कनेक्टेड होंगे, तभी तो वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन विल बी सेटिस्फाई, तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। Al2Cl6 की बात करें तो यहाँ पे ये ब्रिजिंग होगा, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे क्लोरीन होगा जो कि इसको डोनेट कर सकता है, लाइक दिस। ध्यान है कि ये सभी के सभी एटम सेम प्लेन में नहीं लाइज करेंगे। अगर इस स्ट्रक्चर को मैंने डिस्कस किया होगा पहले भी, ये जो है अगर मैं कंसीडर करूं सभी एटम सेम प्लेन में नहीं लाइज करेंगे। ठीक है, सभी एटम, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो लाइक दिस, क्योंकि पूछा जा सकता है हाउ मेनी एटम्स विल बी लाइज इन द सेम प्लेन। ध्यान रहे, तो यहाँ पे क्लोरीन आपके तरफ पॉइंट आउट करता रहेगा, सिमिलरली ये क्लोरीन आपके तरफ पॉइंट आउट करेगा, और ये क्लोरीन बैक द प्लेन होगा। ठीक है, ये हो गया आपका Al2Cl6। सिमिलरली Si2Cl6 की बात करें, ठीक है, तो ये आपका हो गया जो कि ब्रिज के थ्रू जुड़ा हुआ है, दो एल्युमिनियम के बीच में ब्रिजिंग एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है, ये नहीं कंसीडर होगा। देन Si2Cl6, ठीक है, अब इसमें कैसे लगाया जाए फंडा, तो हम लोग को पता है कि कार्बन का दिया हुआ है और सिलिकॉन सेम पीरियड से बिलोंग करता है, तो जो है सॉरी सेम ग्रुप से बिलोंग करता है। तो अब ऐसा कैसे कि जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऊपर ड्रॉ किया है C2Cl6 के लिए, ये स्ट्रक्चर Si2Cl6 के लिए भी सेम होने वाला है, लाइक दिस। तो हियर आल्सो टू सिलिकॉन एटम इज कनेक्टेड डायरेक्टली एंड नॉट बाय द ब्रिजिंग एटम। क्लियर है बात। नेक्स्ट आप देखते चलो B2Cl4, ये तो क्लासिकल एग्जांपल है जिसमें हम लोग जो है ब्रिजिंग देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होता है क्या है कि बेरिलियम डाइमर, पहले मतलब अगर मोनोमर की बात करें तो इस तरीके से होगा, ये डाइमरिक फॉर्म में जा सकता है। ठीक है,
लाइक जैसे हम लोगों ने ऊपर ड्रॉ किया है, थोड़ा सा इसको मैं चेंज करना चाहूँगा, ठीक है। तो डाइमर भी फॉर्म कर सकता है, इवन कि ये पॉलीमेरिक फॉर्म में कंसीडर किया जाता है कि ये जो BeCl2 है ये पॉलीमेरिक फॉर्म में हो सकता है। तो दिस इज द डाइमर फॉर्म। तो यहाँ पे डाइमर किसका है? BeCl2 का। तो ये भी देख सकते हो कि दो बेरिलियम क्लोरीन के थ्रू जुड़े हुए, यानी कि ब्रिजिंग हो रहा है इस केस में, ठीक है। वन बाय वन स्ट्रक्चर देखते चलेंगे। I2Cl6 ये भी क्लासिकल एग्जांपल है, और ये डाइमर है ICl3 का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे जाएगा, क्लोरीन सिमिलर तरीके का आप ड्रॉ कर सकते हो जैसे आपने Al2Cl6 का ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, like this, like this, like this. So this example also we can consider that there are bridging atom between two central atom, ठीक है। B2S6 इसकी तो बात ही नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहीं पे हम लोग जो है बनाना बॉन्ड सुने होंगे, लाइक दिस केस, यहाँ पे आप जो है ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ब्रिजिंग एटम। तो यहाँ कुछ इस तरीके से ये भी केस कंसीडर किया जा सकता है जिसमें कि ब्रिजिंग एटम प्रेजेंट है। देन H2H2O6, ये तो सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा, इसमें सल्फर डायरेक्ट कनेक्ट होंगे लाइक दिस, ठीक है, सल्फर डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, तो ये कंसीडर नहीं किया जा सकता है। दिस इन दिस सल्फर इज कनेक्टेड डायरेक्टली। अब इसमें बात किया जाए Na2 प्लेटिनम Cl6 ट्वाइस, यहाँ पे भी वही कहानी है कि प्लेटिनम जो है दो क्लोरीन इस साइड में प्लेटिनम, सॉरी, तो 4 क्लोरीन ऐसे अटैच होंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट 4 क्लोरीन एंड 1 विल बी ब्रिजिंग, यहाँ पे एक की ब्रिजिंग होती रहेगी, सिमिलरली ये इसके साथ ब्रिज करेगा, और ये जो एटम्स होंगे इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो दिस आल्सो एग्जांपल वी कैन कंसीडर। सिमिलरली ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो BH2 है ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना चाहो तो कुछ इस तरीके से आप पॉलीमेरिक फॉर्म ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये आगे बढ़ते जाएगा, एक चेन इस तरीके से। तो ये इस एग्जाम्पल को भी कंसीडर किया जा सकता है। तो टोटल आप काउंट कर लो कि इन विच केसेस देयर आर ब्रिजिंग एटम आर प्रेजेंट बिटवीन टू सेंट्रल एटम। तो 1, this 2, 3, 4, 5 and 6, total 6 are there which have the bridging atom. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या मेंशन किया है, इफ ऑल सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी 2, लिथियम इज प्रेजेंट ऑन द nth पोजीशन, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियम, ठीक है। अब देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर ग्राउंड स्टेट में कंसीडर किया जाए, 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6, ठीक है। यहां पे ध्यान है कि ये तो रहा जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया, हम लोग को क्या देखना है कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा तो इन दैट केस सबसे पहले कौन सा आएगा, फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा, या लिथियम का नंबर क्या होगा। तो ये मान लो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s0, ये हो जाएगा 2s1, ये हो जाएगा 2p0, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2p1, 2p2, 2p3, ठीक है, 2p4, 2p5, ठीक है, इस तरीके से। अब बोला गया है कि इसमें सबसे जो हाईएस्ट होगा, आप क्या करना है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर पे इसके आयनाइजेशन एनर्जी 2 के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम का। क्यों? क्योंकि लिथियम ने जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया, लिथियम प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो अब यह सा केस है कि इसने अपना ऑक्टेट, अब एक तरीके से बोला जाए डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल गया। तो अब ऐसा कैसे कि सबसे हाईएस्ट जो, अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करूं तो सबसे हाईएस्ट होगा लिथियम। लिथियम के बाद आप ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, जो भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन अटेंड किया, जैसे कि 2s1 मिनिमम हो जाएगा, 2s1 बेरिलियम सबसे मिनिमम हो जाएगा, उसके अलावा जो भी मेटल्स हैं इसके बीच में लाइज करेंगे, ठीक है। उस हिसाब से देख सकते हो कि बोरान है तो 1s2 2s2 है, तो ये भी मतलब बोरान भी ऊपर में आएगा, ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। देन इन सब में कंसीडर कर सकते हो आप 2p3 का, 2p5, ये सभी आ जाएंगे
जो भी केसेस कंसीडर कर रहे हो नहीं आता। लेकिन हम लोग को बेसिकली चाहिए लिथियम का, कि लिथियम किस नंबर पे लाइज करेगा, तो ये हो गया इसका फर्स्ट नंबर। तो हम लोग को वही देखना ही है, इंटीजर हो गया इंटीजर 1 कि किस पोजीशन पे लाइज करेगा जो करस्पॉन्डिंग लिथियम। तो फर्स्ट पोजीशन पे सबसे हाईएस्ट जो हम लोग का आयनाइजेशन एनर्जी 2 होगा वो लिथियम के केस में होगा। तो जो है 1 विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले। इन क्वेश्चन नंबर 4 क्या मेंशन किया गया है, सेलेक्ट द नंबर ऑफ रिएजेंट ऑन ट्रीटमेंट विच कैन कन्वर्ट ब्रोमीन माइनस, ठीक है, ब्रोमीन अक्वस टू ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर लिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं, जो कि हम लोग का जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो ऑर्डर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो ऑर्डर है उसके बेसिस पे है कि कौन कौन से कंपाउंड है जो इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो इसमें देखते जाओ, इसमें तो सिंपल हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, या तो हम लोग को याद हो कि इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है किसका कितना है, या सिंपली हम लोग को ये याद हो कि इसका ऑर्डर क्या है जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है फॉर गिवन कंपाउंड के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंसंट्रेटेड H3PO4 बिल्कुल सही है, ये भी इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 ये भी करेक्ट है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। HNO3 इट इज ऑल्सो अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है लेड एसीटेट, ठीक है, लेड एसिड Pb2+ में, तो Pb2+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, Pb4+ हो सकता है बट Pb2+ इज नॉट अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको हम लोग जो है हटा सकते हैं, वी कैन नॉट कंसीडर दिस वन। क्लोरीन वाटर की बात करें तो क्लोरीन वाटर उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, लाइक कि इसको ऑक्सीडाइज कर जाए ब्रोमीन अक्वस को ब्रोमीन में। आयोडीन क्रिस्टल की भी बात करें तो भी इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, जो है आयोडीन क्रिस्टल विल ऑल्सो नॉट ऑक्सीडाइज दिस bromine aqueous to bromine. Then K2Cr2O7, ठीक है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा इन द एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 इन द एसिडिक मीडियम, ये भी इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, देन आपका दिया हुआ है PbO2, यहाँ पे ध्यान रहे कि PbO2 लेड +4 फॉर्म में इन एसिडिक मीडियम और हीट किया जा रहा है, तो दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कितने हो गए कि जो कि ब्रोमीन माइनस को ब्रोमाइड को ये ब्रोमीन में कन्वर्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या मेंशन किया है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ कंपाउंड which on reaction with NaNO2 with HCl followed by beta naphthol can give red orange colored azodite। ठीक है, इसमें बस आपको देखना है कि कौन सा इसमें 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, ठीक है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन होते हैं, जो कि क्या होते हैं कि अगर मान लो कि मैं इस एनिलीन की बात कर रहा है बेसिकली, ठीक है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन होना जरूरी है। इसको अगर आप ट्रीट करते हो, लैब में आपने कराया था, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस किया जाए, ये इसको कन्वर्ट कर देता है किस में, डायोजनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे डायोजनियम क्लोराइड स्टेबल होता है, किसके रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू एलिफेटिक डायोजनियम क्लोराइड। ये वाला जो डायोजनियम क्लोराइड है स्टेबल होता है। अब इसको आप बीटा नेफ्थॉल के साथ जब ट्रीट कर देते हो ना, तो कुछ कंपाउंड इस तरीके से बनता है। ये कंपाउंड जो कि इस कंपाउंड के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन देखते हैं, जिसकी वजह से ये कंपाउंड कलर शो करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के पीछे यही रीजन है कलर शो करने का। तो ये जो कंपाउंड बन के आता है, जब इसको हम लोग बीटा नेफ्थॉल के साथ ट्रीट करेंगे तो ये कंपाउंड बन के आएगा, जिसका कलर क्या होगा, इसका कलर होगा येलो ऑरेंज, जो है डाइक फॉर्म करके आएगा। ठीक है, तो इसमें देख लो कि किसमें 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। तो पहला स्ट्रक्चर देखो आप क्लियरली, ये 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन है, दिस कैन नॉट बी आंसर। सेकेंड भी हम लोग का एलिफेटिक हो गया। थर्ड हम लोग बात करें तो एरोमेटिक है, तो वी कैन कंसीडर दिस वन। फोर्थ के केस में एरोमेटिक तो है बट दैट इज 2 डिग्री, हम लोग को चाहिए 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, ये चाहिए होगा तभी ये कंसीडर किया जा सकता है। 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन एक ही केस निकल के आ रहा है। फिफ्थ का केस अगर कंसीडर करें तो ओनली 1 स्ट्रक्चर इज देयर, दैट इज एनिलीन व्हिच कैन फॉर्म अ diazonium chloride with reaction with NaNO2 with HCl, and on the next stage on the reaction with beta naphthol it is going to form this compound which we have the yellow orange color, red orange dye will form। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का सिंपली 5 के केस में 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देखें तो पूरा जो है अच्छा इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आसान है हमारे लिए। ओवरऑल देखो तो पेपर 1 इजी है, पेपर 2 हम लोग जो है डिस्कशन में रखेंगे इसके बाद। ठीक है, तो मिलते हैं पेपर 2 के साथ।